देखो समझो चुप्पी तोड़ो कहो हिंसा को नो देखो समझो चुप्पी तोड़ो कहो हिंसा को नो भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। तोड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमां छुओ, आसमां छुओ। भले ना बदले सब कुछ पल में, एक नहीं शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो कहो हिंसा को नो देखो देखो समझो समझो चुप्पी तोड़ो कहो हिंसा को नो नमस्कार श्रोताओं, आज एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में हिंसा के नो में। ये तो हम आपको समय समय पर बताते आए हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद केवल इतना ही नहीं कि हम आपको हिंसा के बारे में जानकारी दें, बल्कि हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आप और हम सब मिलकर हिंसा को नो बोलने में सहायता करें। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास हिंसा हो रही है, लेकिन हमारे मन में एक उलझन रहती है कि हम कैसे पीड़ित की मदद करें। बस आपकी इसी उलझन को मिटाने के लिए हम यहाँ हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको एक कहानी के नाटक के माध्यम से सुनाना चाहेंगे, तो अपनी कुर्सी को पेटियों को बांध लीजिए और रेडियो के सेट की आवाज़ बढ़ा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। एक लड़की गुमसुम सा चेहरा लिए अपने घर के बरामदे में बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो भाई? नमस्ते काकी, माँ तो अभी छत पर गई है, आप बैठिए, माँ आती होगी। अरे राधा बिटिया, तुम ससुराल से कब आई? चलो अच्छा है, अब आई हो तो लंबा रुक के जाना। हाँ काकी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतने में सुनीता छत से नीचे उतर कर आती है। सुनीता और शांति दोनों आपस में बैठकर बात कर रही होती है। तभी राधा चाय लेकर हाजिर हो जाती है। और राधा बिटिया, ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हारे तो चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। दामाद जी खाना नहीं देते क्या तुम्हें? अरे ससुराल में सब अच्छा है इसके, बहुत दिन से घर नहीं आई थी, हमें बोली हमारी याद आ रही है, तो हम बोले कि कुछ दिन को लिए घर आ जाओ। बस अब कुछ दिनों में वापस चली जाएगी। सुनीता की ये बात सुनते ही राधा के होश उड़ गए। राधा हैरान थी। तभी शांति की ओर से दूसरा सवाल आया। राधा, तुम्हारे गले पर ये कैसा निशान है? ये तो बहुत गहरा जख्म लग रहा है। राधा कल छत से उतर रही थी, बस पैर फिसल गया और फिर गिर गई। बस उसी का निशान है, कोई गहरा जख्म नहीं है। सुनीता की ये बात सुनकर शांति को थोड़ा शक हुआ। शांति जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उसको शक हुआ कि ये किसी घरेलू हिंसा का मामला तो नहीं है। राधा, क्या मैं तुमसे कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ? अरे अकेले में क्या बात करनी है, जो बात करना है यहीं पे करो। सुनीता, राधा के शरीर पर जो निशान है वो घरेलू हिंसा की वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमें बात करने की इजाज़त नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये बात बोल के शांति राधा को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। राधा, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। शांति की ये बात सुनकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी के कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद मेरी सास मुझे दहेज न लाने के लिए ताने देने लगी।
पहले मैंने सोचा कि कुछ दिनों में सब बंद हो जाएगा। वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। घर में आए मेहमानों के सामने भी वो मुझे दहेज के लिए ताने मारने लगी। धीरे धीरे उनके जुर्म बढ़ने लगे। वो कभी मुझे जलाने की कोशिश करती तो कभी मेरा हाथ गर्म पानी में डाल देती थी। एक समय ऐसे आया जब सभी लोग मुझ पर शारीरिक हिंसा करने लगे और मुझे घंटों घंटों तक कमरे में बंद करके रखने लगे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जब तक मेरे घर वाले मुझे दहेज नहीं देंगे तब तक वो मुझे घर में नहीं आने देंगे। राधा, खुद को संभालो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ तुम्हारा केस दर्ज करवाएंगे। लेकिन ये तो हमारे घर का मामला है काकी, भला कोर्ट क्यों हमारा मामला सुनेगा? तुम्हें गलत फहमी है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे संविधान में एक कानून है, वो हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करता है। अपने सारे दस्तावेज तैयार रखना, हम कल ही सखी स्टॉप सेंटर जाएंगे। श्रोताओं, राधा की तरह ही हमारी और भी बहनें हैं जिन्हें हमारे कानून के बारे में जानकारी नहीं है, और इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में अपने दोस्तों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बात करेंगे, ताकि राधा जैसी हमारी जितनी भी बहनें हैं उनको अपने अधिकारों की जानकारी हो और वो खुद से बोले हिंसा को नो। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। हमारे इस खास कार्यक्रम का यही तो उद्देश्य है, ताकि हम अपने श्रोताओं तक हर वो जरूरी जानकारी पहुंचा सके जो उन्हें हिंसा से निकलने में मदद कर सके और वो हिम्मत और जोश के साथ हिंसा को नो कहने में हमारा सहयोग दे। हमारे इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको लिंग आधारित हिंसा के बारे में बताया, उसके प्रकार को प्रकाश डाला, हिंसा के प्रकारों को सरल भाषा में समझाया, हिंसा के चक्र और उस चक्र से निकलने के तरीके बताए, और आज आपसे उस पसंदीदा कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में मैं और चित्रा मिलकर आपसे घरेलू हिंसा और घरेलू हिंसा के अधिनियम के तहत महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात करेंगे। घरेलू हिंसा की समस्या केवल भारत में ही नहीं देखी जा रही है, बल्कि हर देश में नजर आने लगी है। घरेलू हिंसा की शुरुआत महिलाओं के साथ उसके जन्म लेने से पहले ही हो जाती है। बचपन से ही बच्चों के बीच भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। चित्रा, एक सबसे जरूरी सूचना या यूं कहूँ कि हमारे श्रोताओं की इस बात का बहुत कम ध्यान है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाली हिंसा केवल वो हिंसा नहीं होती जो पति द्वारा की जाती, बल्कि इसमें घर के किसी भी सदस्य से जुड़ी हुई हिंसा शामिल है, जैसे घर के सदस्यों द्वारा ताने देना, महिलाओं को घर से निकालने की धमकी देना या उसे अपने घर से निकाल देना, महिलाओं के खाने में काम पोषण देना। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर सास ससुर ननद जेठ जेठानी देवर मामा नानी या कोई भी करीबी रिश्तेदार महिलाओं पर हिंसा करते हैं तो वो घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आता। लेकिन मैं मेरे श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि आपके किसी भी रिश्तेदार द्वारा की गई घरेलू हिंसा हिंसा का ही रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा के शिकार होती है। भारत में हिंसा का एक और बड़ा कारण माना गया है दहेज। हमारे देश में दहेज की प्रथा बरसों पुरानी है। महिलाओं के पैदा होने से पहले ही उनके माता पिता उनके दहेज की चिंता करने लगते हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा से अधिक महत्व उनकी शादी और दहेज को दिया जाता है। भले ही साल 1961 में सरकार ने दहेज प्रथा को गैर कानूनी साबित करते हुए उस पर बैन लगा दिया है, लेकिन आज भी भारत के लगभग हर कोने में दहेज की मांग गैर कानूनी तरीके से की जाती है। घरेलू हिंसा और दहेज का गहरा रिश्ता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट ने 2005 में दहेज की राशि और पारस्परिक हिंसा के बीच के संबंध को समझने के लिए एक अध्ययन किया है, जिसके परिणाम नकारात्मक रहे। इस अध्ययन में दहेज भुगतान या अपेक्षाओं पर पत्नी के कम पड़ने से संभावित खतरों को दर्शाता है। इन खतरों में न केवल आम शारीरिक और भावनात्मक शोषण जैसे मारना और लगातार गिरावट शामिल थी, बल्कि कुछ मामलों में दहेज भुगतान के प्रति पति के असंतोष के परिणाम स्वरूप दहेज की मौत और दुल्हन को जलाना भी शामिल है। चित्रा, तुम्हें कार्यक्रम की शुरुआत में 498A धारा के जिक्र किया था।
आखिर ये 498 है क्या? क्या तुम हमारे दोस्तों को इसके बारे में कुछ बताओगे? बिल्कुल कृष्णा, भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ हर नागरिक के हित के लिए उसके पास उसके कानूनी अधिकार हैं, जिनके इस्तेमाल से वे अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे ही हमारे कानून में हमारी बहनों और माताओं के लिए भी उनके कुछ कानूनी अधिकार संरक्षित किए गए हैं, जिन अधिकारों से महिलाओं अभी तक वंचित रही है। अरे चित्रा, चिंता किस बात की है? जिन अधिकारों से आज तक हमारी बहनें वंचित रही हैं, आज उन्हें उन्हीं अधिकारों की सूचना देते हैं ताकि वो जागरूक हो पाए और सही समय आने पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। अपने कानूनी अधिकारों के बारे में और जानने के लिए हम चलते हैं अपने जिले के संरक्षण अधिकारी के पास। संगवारी हो, आप मन सुनत हो पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में महिला सुरक्षा कार्यक्रम हिंसा लानो। और आज के कार्यक्रम में हमार बीच हमार पहुना उपस्थित है विकास खंड पाटन जिला दुर्ग के संरक्षण अधिकारी प्रीति बाला शर्मा जी हा। संगवारी हो, प्रीति बाला शर्मा जी हा जो कि जिला दुर्ग के संरक्षण अधिकारी है, वो हमारे साथ जुड़ के एक कार्यक्रम में लिंग और लिंग के बीच के अंतर के विषय में हमन साथ अब बड़कन गोट बात करने वाला है और आप मन ला बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप मन ला आज प्रदान करने वाला है। सबले पहले तो मैडम आपके बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के महिला सुरक्षा कार्यक्रम जेकर नाम है हिंसा ला नो में। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी। और जितना भी संगवारी बहिनी दीदी भाई बहन जो मोल सुनत है वो मतलब भी मैं हाँ प्रीति बाला शर्मा, संरक्षण अधिकारी, महिला संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा, महिला एवं बाल विकास विभाग तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, जैसे कि आप जानत हो कि आज के हमारे कार्यक्रम के विषय लिंग और लिंग के बीच अंतर है, तो आप हमारे श्रोता संगवारी मन ला लिंग और जेंडर का है, दोनों में अंतर का है, ये बारे में कुछ बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है पायल जी आपके। जैसे कि लिंग जो होते वो जन्म से ही तय होते, जिला हमन महिला या पुरुष के रूप में बोलथन। और जो जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना होते जेकर विषय में पूरा समाज तय करते कि एक महिला के का काम और दायित्व है, वैसे ही एक पुरुष के का काम और दायित्व है। साथ ही साथ समाज तो ये भी तय कर लेते कि एक महिला कोई बच्ची है ओला कौन से खिलौना खेलना है, ओला कौन से घर के काम करना है। और वैसे ही एक अगर कोई लड़का है ओखर लिए भी तैयारी थे कि वो का काम करही, वो का खाना खाही, वो का पहनी। ये मुख्य रूप से लिंग और जेंडर में आप एक अंतर ला ऐसे समझ सकते। मैडम, जैसे कि आप बताए हो कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो लोगन मन के लिंग के आधार में विभिन्न जिम्मेदारी और भूमिका में बांट दिए जाते, तो ये बारे में आप का कहना चाहत हो? जेंडर ला आप सामाजिक संरचना के रूप में ऐसे समझ सकत हो, जैसे कि कोई लड़की है तो जैसे ही वो लड़की पैदा हो ही उसी दिन से पूरा समाज के दिमाग में ये तय हो जाही कि लड़की है, एला का करना है, एला कौन से कपड़ा पहनना है, एला कौन से खिलौना खेलना है, एला धीरे चलना है, एला हंसना नहीं है, घूमना नहीं है। और जैसे वहीं पे लड़का है तो पहली से ही पूरा घर वाले मन के आस पड़ोस के सबके समाज के एक मानसिकता तय हो जाती है कि भैया बेला तो स्वतंत्र रूप से रहना है, एक ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो आप एला सामाजिक तौर पे आप एला ऐसे समझ सकते। मैडम, आप बताए हो कि लिंग अन्य बहुत से प्रकार के होते जिनमें हमन महिला और पुरुष लिंग के बारे में जानथन और बात घलो करथन। फिर ये अन्य लिंग का है, अन्य लिंग के बारे में आप हमारे श्रोता संगवारी मन ले जानकारी साझा करो। हाँ पायल जी, ये आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पे बहुत ही जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में केवल महिला पुरुष नहीं है, एक ऐसे वर्ग भी है जिनला भी वर्तमान बोलचाल के भाषा में थर्ड जेंडर बोले जाते। उमन भी एक इंसान ही होते, हमला इंसान के रूप में देखना है, लेकिन ओला गवर्नमेंट रिकॉर्ड में या सम्मानित रूप से ओला आजकल गवर्नमेंट एक तीसरा थर्ड जेंडर के रूप में शामिल कर ले है। और ओखर लिए भी उमन भी वैसे ही अधिकार है, चाहे वो कानूनी हो, विधिक हो या समाज से जो भी अधिकार है वो उमन ही, जैसे एक महिला पुरुष ला मिले हुए है वैसे ही उमन भी मिले हुए। मैडम, आप ला हमार रेडियो लोकवाणी 89.6 के माध्यम ले पूरा पाटन सुना थे, ता जो हमार कार्यक्रम है हिंसा लानो, तय कार्यक्रम के माध्यम ले आप हमार जम्मू श्रोता संगवारी मन ला का संदेश देना चाहत हो?
पायल जी, आपके और समस्त श्रोता मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आपके माध्यम से मैं अपन क्षेत्र के व्यक्ति मन से बातचीत कर पाऊँ, अपन संदेश भेज सके, ओखर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं चाहूँ कि अगर आप मतलब कोई भी घरेलू समस्या है, महिला मन के समस्या है, आप लहे या आपके रिश्तेदार आस पड़ोस में कोई लहे, तो आप मन के सखी सेंटर दुर्ग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब आप मना अपन रेडियो साथी पायल और रुचिला दोविता आपसे चर्चा हिंसा लनो कार्यक्रम के अगले नए विषय के साथ। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ, सजग बनो। तोड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमां छुओ, आसमां छुओ। भले ना बदले सब कुछ पल में, एक नहीं शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो देखो समझो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को वैसे तो मैडम ने सारी जानकारी दे दी, पर फिर भी मैं अपने दोस्तों को फिर से बताना चाहूंगी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। यह महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है और इन सभी को अधिनियम के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिनियम की सीमा में न केवल पुरुषों से विवाहित महिलाओं की सुरक्षा शामिल है, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की भी सुरक्षा शामिल है, जैसे दादी, माता आदि सहित परिवार के सदस्य। इस अधिनियम के तहत हिंसा के इस कानून के तहत महिलाएं घरेलू हिंसा, वित्तीय मुआवजा, अपने आपसी घर में रहने के अधिकार के खिलाफ सुरक्षा की तलाश कर सकती है और अलग रहने की स्थिति में वे अपने दुर्व्यवहार करने वाले से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यह कानून इस बात की गारंटी देने के लिए है कि महिलाओं को उनके ही घर में बाहर नहीं निकाला जाएगा और अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो वे खुद का समर्थन कर सकती है। यह महिलाओं के उनके दुर्व्यवहारियों से सुरक्षित भी सुनिश्चित करता है। श्रोताओं, इसके अलावा एक और कानून है जिसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये भी एक आपराधिक कानून है जिसके तहत दहेज लेने या दहेज की मांग करने वालों को दोषी समझा जाता है और इन्हें दंडित किया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत ही दहेज की परंपरा पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इस कानून के अनुसार दहेज देने वालों को तथा लेने वालों का या फिर दहेज की मांग करने वालों को आधे साल की कैद यानी 6 मंथ महीने के लिए हो सकती है या उन पर 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अब प्रोग्राम खत्म करने की घड़ी नजदीक। बातें तो बहुत है जो आपसे करनी है, लेकिन क्या करे दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता। बस अब समय आ ही गया है आपसे अलविदा लेने का। पर आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो लोकवाणी 89.6 FM और हमारा सहयोग दीजिए ताकि हम सब साथ मिलकर कह पाए हिंसा को नो। अगर दोस्तों किसी भी महिला के ऊपर घरेलू हिंसा होती है तो वन सखी स्टॉप सेंटर से मदद ले सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नंबर है 07882323 या CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकती है। वन स्टॉप सेंटर में बच्चों को भी उचित सेवा से जोड़ा जाएगा या आप हमें हमारे फ़ोन नंबर
पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8109983187। हम हमेशा आपके साथ हैं और जब भी आपको लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों पर अगर किसी मदद की ज़रूरत होगी तो आपको उचित सेवा से जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।